बदल रही है मौसम की स्थिति, Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. तप रही है धरती। We are in a life or death struggle for our own safety today and our survival tomorrow. लगातार बढ़ रहा है समुद्र का जल स्तर। We're standing at an inflection point in world history. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. तटीय इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है। People and nations are suffering now. And every day we delay, the cost of inaction increases. Our planet has been wounded. All is not well with our world. Of course, we can still turn this around. Let this be the start of a decade of transformative action. जलवायु परिवर्तन इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर गहरा संकट मंडरा रहा है। इसलिए जरूरत है हमें एक नए बायोटेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, एक ऐसा फॉर्मूला जो एमिशन से ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को अलग करता है। और ऐसी एक क्रांति लगातार रफ्तार पकड़ रही है। हम एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की रचनात्मक शक्ति का उपयोग करेंगे। भोजन मानव जीवन के भरण पोषण का मौलिक अधिकार है, लेकिन ये जल्द ही खत्म हो सकता है। जिस दर से हम खा रहे हैं उसे पूरा करने के लिए दुनिया को 70% अधिक भोजन उगाने की जरूरत है। 2050 तक हमारे 10 मिलियन होने की संभावना है। प्रकृति और उसका प्राकृतिक रूप अधिकतम 4 बिलियन लोगों को भोजन प्रदान कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसके लिए जमीन और पानी दोनों की सख्त जरूरत है। 60% से अधिक पानी कृषि में इस्तेमाल होने की वजह से घरेलू उपयोग या उद्योगों के लिए बहुत कम पानी बचता है। जंगल, मिट्टी और महासागर प्रकृति के कार्बन सिंक हैं, लेकिन जंगलों को खेती के लिए फार्म लैंड में बदला जा रहा है और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन का ये तरीका वातावरण में अधिक कार्बन छोड़ता है। ब्राजील के अमेज़न को ही ले लीजिए। जैसे जैसे खेती के लिए जंगलों को साफ किया जाता है, वातावरण गर्म और शुष्क होता जाता है, जिससे सूखे की स्थिति तेजी से बिगड़ती जाती है। हम 2020 की इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जंगल अभी भी खड़ा है। 2021 में हम यहाँ देख सकते हैं कि पेड़ या जंगल पहले ही काटे जा चुके हैं। There is a lot of smoke due to the fires in the area. आग की वजह से इलाके में काफी धुआं है। आप विमान से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो कोहरा जैसा दिखता है वो वास्तव में धुआं है। बहुत ज्यादा पानी भी एक समस्या बन सकता है। अम्फान नाम के एक सुपर ट्रॉपिकल चक्रवात ने बांग्लादेश को प्रभावित किया। इसके बाद बड़ी बाढ़ आई, जिसने 26 जिलों में चावल की फसलों को तबाह कर दिया और भोजन की भारी कमी हो गई। फसलें खराब हो रही हैं और कीटों ने फसलों को तबाह कर दिया है। पूर्वी अफ्रीका में सैकड़ों अरबों टिड्डियों ने तबाही मचाई और ढेर सारी वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। ये चक्रवात टिड्डियों के प्रजनन के लिए नमी लेकर आया। अगर इससे जल्दी और वक्त रहते नहीं निपटा गया तो इसका असर होगा। खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। उत्तरी यूरोप जैसे ठंडे मौसम में जहां स्थानीय मौसम टमाटर की फसल के अनुकूल नहीं है, इसके बावजूद भी लोग साल भर टमाटर खाते हैं। जब मैंने पहली बार इंग्लैंड में काम करना शुरू किया तो सारी फसल अक्टूबर में थी। सच्चाई कुछ समय के लिए काफी खौफनाक थी। अलग अलग तरह के भोजन खाने की चाह आयात को बढ़ावा दे रही है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में खाद्य उद्योग किसी खतरनाक जानवर की तरह हो गया है। अगर मुझे कुछ डिशेस में से किसी को सेलेक्ट करना हो तो मैं एक लो फुटप्रिंट वाली डिश चुनता हूं। चूंकि खेत शहरों से दूर है, इसलिए भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में भी कार्बन एमिशन बढ़ता है। ये निर्भर करता है कि ये कौन से देश जा रहा है। उदाहरण के लिए ये मोल्दोवा जा रहे हैं। प्लेटों तक पहुंचने से पहले मिलों का लंबा सफर तय करने वाला आपका खाना वैश्विक स्तर पर 30% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पहले ही रिलीज कर देता है। अगर उस देश को ये नहीं चाहिए तो दूसरे देश को चाहिए होगा। फसल की किस्में प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में आ रही हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि हम किस तरह के बदलाव लाकर धरती को हरा भरा और एक सस्टेनेबल प्लैनेट बना सकते हैं। किसान, वैज्ञानिक और इनोवेटर्स इस बात की फिर से कल्पना कर रहे हैं कि हम अपने भोजन को कैसे उगाकर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे खाने और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन से लेकर हमें प्राप्त होने वाले चिकित्सा उपचार तक बायोटेक्नोलॉजी हमारे जीवन में एक क्रांति ला रही है। हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है जो हमारी फसलों को जरूरतों के अनुसार जल्दी मॉडिफाई कर सके, और वो तकनीक सिर्फ जीएम टेक्नोलॉजी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर प्रोडक्ट्स बनाने की तकनीक को ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है। इसमें किसी भी जीन को अपनी जरूरत के अनुसार ऑर्गेनिज्म से अलग कर उस प्रोडक्ट में डाला जाता है जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल किसी बीमारी का इलाज करने, पर्यावरण की सुरक्षा करने या भोजन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। किसानों ने इस तकनीक का इस्तेमाल कर सख्त और पचाने में मुश्किल हो रहे स्वीट कॉर्न को रसीलेदार पीले पदार्थ में बदल दिया। यही विज्ञान है। वर्तमान सामाजिक संरचना में रुकावट पैदा की गई है। हम किसी भी फसल के उपयोगी घटक को बढ़ा सकते हैं। इसमें जीएम तकनीक की मदद से सफलता मिल सकती है। दुनिया भर में मशहूर गोल्डन राइस इसका एक अच्छा उदाहरण है। फूड साइंटिस्ट ने सामान्य खाने वाले चावल को जीएम टेक्नोलॉजी के जरिए प्रो विटामिन ए बना दिया। आप बायोफोर्टिफिकेशन बनाने के लिए कुछ अन्य लक्ष्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, इसे अधिक ड्रॉट रेजिस्टेंट और फ्लड रेजिस्टेंट बना सकते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, और इसका एक कारण कीटनाशक है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इंसेक्ट्स खतरनाक दर से मर रहे हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला और हैबिटेट्स प्रभावित हो रहे हैं। 85% लोग भोजन में कीटनाशकों के संपर्क के बारे में चिंतित हैं कि क्या वे जोखिम भरे हैं। वैज्ञानिक कीट प्रतिरोधी फसल लेकर आए, जिससे किसानों को एनवायरमेंटल चेंजेस का सामना करने में मदद मिली है। ये एनवायरमेंटल चेंजेस फसलों के एक पूरे उत्पादन सीजन को नष्ट कर सकते हैं। जब कीटनाशक का प्रयोग कम होगा तो इसका मतलब है कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। भारत में जेनेटिकली इंजीनियरिंग के जरिए मॉडिफाइड रुई यानी कपास का उत्पादन 2002 में किया गया। आज इसका इस्तेमाल देश के 90% से अधिक कपास उत्पादन के लिए किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन वाजपेयी जी ने इस नारे को और महत्वपूर्ण बनाते हुए इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान बना दिया। इससे विश्व ने भारत में पहली जीएम क्रॉप के जरिए बीटी कॉटन उगाने का निर्णय लिया। चूंकि नई फसल अपना खुद का कीटनाशक पैदा करती है, इसलिए वैज्ञानिक बदलावों ने उत्पादकता को बढ़ाया है। अब भारत में उगाई जाने वाली अधिकांश कॉटन बीटी कॉटन है। वे फिर से कपास उत्पादन में वर्ल्ड लीडर्स बन गए हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी में जेनेटिक्स में हुई महत्वपूर्ण खोजों ने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए नया रास्ता खोला। इस शोध में शामिल एक वैज्ञानिक के रूप में क्रिस्पर-कैस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मल्टीपल सेल्स में जेनेटिक बदलाव करने की अनुमति देता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम कई जनरेशंस तक ब्रीडिंग प्रोसेस से गुजरे बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को अपने मनपसंद डीएनए के साथ बदल सकते हैं। दस लाख जानवरों और पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। हमें इस भ्रम को छोड़ना होगा कि हम प्रकृति को नजरअंदाज करना जारी रख सकते हैं। इसलिए हमें अपने संसाधनों का उत्पादन करने के लिए सस्टेनेबल तरीके खोजने होंगे। हम जीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने स्वास्थ्य, अपनी जैव विविधता और पानी को बचा सकते हैं। जीन एडिटिंग क्रांति नई संभावनाओं का वादा करती है। जीएमओ फसलें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम कर सकती हैं। उनके पास बायोटेक स्ट्रेस के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता है। जलवायु के कारण होने वाले परिवर्तन का विरोध करने वाली फसलें न सिर्फ बेहतर उपज दे रही हैं, बल्कि बेहतर पोषण के साथ पूरी दुनिया को भोजन दे रही हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को सामने करने के लिए ये तकनीक हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र हो सकती है। खेती की तकनीकों में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम यकीनन मानवता की मदद कर सकते हैं। ये विज्ञान बहुत स्पष्ट है। बायोडायवर्सिटी अनियंत्रित स्थिति को रोकने के लिए हमारे पास एक दशक से है। भविष्य के भोजन का मतलब ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए भोजन की कमी को पूरा करना है।